नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का पुनः एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी में स्वागत है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि इस कहानी से मिलने वाले ज्ञान का आप पूरा लाभ उठा सकें। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक लकड़हारा रहा करता था। वह लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा गरीब था। लकड़हारे के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी पुत्री रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लकड़हारा लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता रहा और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता रहा। समय के साथ साथ लकड़हारे की लड़की भी जवान होने लगी थी और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी थी। अब लकड़हारा अपने मन में विचार करने लगा कि मेरी लड़की अब बड़ी हो गई है और मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ। ज़्यादा दिनों तक जवान लड़की को अपने घर में रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। यही मन में विचार करते हुए उसे अपने मित्र की याद आई। उसका एक बचपन का मित्र था जिसका एक लड़का था जो कि बहुत ही सुंदर और गुणी था। लकड़हारे ने अपने मन में सोचा कि मेरा मित्र राम प्रसाद मेरे बचपन का मित्र है और उसका लड़का बहुत ही सुंदर और गुणी है। क्यों ना मैं अपने मित्र के लड़के से ही अपनी बेटी का विवाह कर दूं। मेरा रिश्ता भी हो जाएगा और मेरी लड़की सुखी जीवन व्यतीत करेगी क्योंकि मेरा मित्र बहुत ही अमीर है और एक अच्छा इंसान है। मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर है, इसलिए मेरा मित्र अवश्य ही इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी मान जाएगा। यही मन में विचार करते हुए वह लकड़हारा अपने मित्र के घर चल देता है और चलते चलते उसे रात हो जाती है। वह एक नगर में ठहर जाता है और मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं अगले दिन सुबह होने पर अपने मित्र के घर के लिए प्रस्थान करूं। इधर लकड़हारे के घर पे उसकी पत्नी और उसकी पुत्री अकेले रह जाते हैं। तभी शहर से एक व्यापारी लकड़ियां खरीदने के लिए आता है। वह व्यापारी एक सुंदर नवयुवक था और बहुत ही आकर्षक था। जब वह व्यापारी उस लकड़हारे के घर पे आता है तो उस लकड़हारे की पुत्री उस युवक को देखती है और उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर नौजवान था। जब उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर लकड़हारे की लड़की अपने झोपड़ी से बाहर निकलती है तो उस सुंदर नौजवान को देखती है तो पूछती है कि आप किस काम के लिए आए हैं। तब उस व्यक्ति की नज़र उस लकड़हारे की बेटी पे पड़ती है जो कि बहुत ही सुंदर थी। वह व्यक्ति भी उस लकड़हारे की बेटी को निहारता ही रह जाता है और उसकी सुंदरता में खो जाता है। दोनों एक दूसरे को मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान टूटता है तो लकड़हारे की बेटी उस व्यक्ति से पूछती है कि बताइए आप किस काम के लिए आए हैं। तब वह व्यक्ति बताता है कि मैं लकड़ियां खरीदने के लिए शहर से आया हूं और आप लकड़ियों का रेट बता दीजिए। तब वह लड़की बोलती है कि मेरे पिताजी अभी घर पे नहीं हैं, आप कल आइएगा क्योंकि वह किसी काम से बाहर गए हैं और लकड़ियों का बेचने का काम वही करते हैं। तब वह व्यक्ति बोलता है कि आपके पिताजी जब तक बाहर से नहीं आते तब तक मैं क्या आपके घर पे रुक सकता हूँ। तब वह लड़की अपने पिता का ख्याल करके उस व्यक्ति को मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हमारे घर में अभी कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आप अभी नहीं रुक सकते, इसलिए आप कृपया करके कल सुबह ही आइएगा। लकड़हारे की बेटी की इतनी बात सुनकर वह युवक वापस लौट जाता है और लकड़हारा जब अगले दिन प्रातः काल होती है तो वापस से अपने मित्र के घर के लिए प्रस्थान करता है और अपने मित्र के घर जाकर ये सारी बात बताता है। उसका मित्र लकड़हारे की बेटी से विवाह के लिए राजी खुशी मान जाता है। अब लकड़हारा बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है और आकर अपने पत्नी और अपनी बेटी को यह खुशखबरी सुनाता है
कि मैंने अपने मित्र के बेटे से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वह एक बहुत धनी परिवार है और तुम उस परिवार में बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करोगी। यही सब सुनाते हुए वे सब बहुत ही खुशी खुशी उस दिन भोजन करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब प्रातःकाल होती है तो प्रातः होते ही वह युवक फिर से आ जाता है उस लकड़हारे के घर पे और बहाने करके उस लकड़हारे की लड़की को उस झोपड़ी से बाहर बुलाने का प्रयास करता है। लेकिन उस समय वह लकड़हारा घर पे ही था और उस व्यक्ति से मिलता है, लकड़ियों का मोल भाव करता है और उसे लकड़ियां दे देता है। उन लकड़ियों को लेकर वह व्यक्ति शहर को लौट जाता है। अब तो आए दिन ही वह व्यक्ति लकड़ियां खरीदने के बहाने उस लकड़हारे की पुत्री से मिलने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बढ़ने लगी, लेकिन लकड़हारे की बेटी का तो रिश्ता तय हो चुका था। इसलिए लकड़हारे की पुत्री उस व्यक्ति से अपने रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लकड़हारे की पुत्री के विवाह को मात्र 1 मास रह गए कि अचानक से उस लकड़हारे की पत्नी का देहांत हो गया। समय बीतने के साथ साथ उस परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उस लकड़हारे की पत्नी स्वर्ग सिधार गई थी। अब उस लकड़हारे के घर में और उसके पुत्री और उसके सिवा कोई भी नहीं था जो सुख दुख में उनका साथ निभा सके। 1 महीने बीतने के बाद लकड़हारे ने अपने पुत्री का विवाह अपने मित्र के बेटे के साथ कर दिया, लेकिन उससे कहा कि हे मित्र, मैं अपनी पुत्री को 1 वर्ष बाद ही विदा करूंगा, क्योंकि अभी मेरी पुत्री 18 वर्ष की नहीं हुई है और मेरे घर में अभी काम धंधा करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए मैं 1 वर्ष तक अपने पुत्री को अपने घर पे ही रखना चाहता हूँ। इतना सुनकर उसका मित्र राजी खुशी मान गया और कहने लगा, कोई बात नहीं मित्र, तुम 1 वर्ष तक अपने पुत्री को और अपने घर पे रख लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब लकड़हारे की बेटी विवाह के बाद भी अपने मायके में ही रहती है और वह शहरी युवक अक्सर ही उससे मिलने आने लगता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब होते चले जाते हैं। उस लकड़हारे को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी, लेकिन लकड़हारा इस बात पे अक्सर गौर किया करता था कि यह शहरी युवक जब भी मेरे घर आता है मेरे पुत्री से घंटों तक बातें करते रहता है। भला ऐसी क्या बात है जो यह देर तक रुका रहता है। इसी बात पे ध्यान देते देते उसे इस बात की खबर हो जाती है कि यह मेरे लड़की को पसंद करने लगा है और यह मेरे लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। यही मन में विचार करके वह लकड़हारा सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री को उसके घर विदा कर दूं, क्योंकि यहाँ पे रहेगी तो मेरे कुल के नाम पे कलंक लग जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आग और फूस को एक साथ नहीं रखा जाता। यही मन में विचार करके वह लकड़हारा अपने दामाद को संदेशा भेज देता है कि वह आए और अपनी पत्नी को विदा करा के अपने घर ले जाए। तब वह लकड़हारे का दामाद अपने ससुर का संदेशा पाकर तुरंत ही अपने ससुराल में आ जाता है और अपने पत्नी को विदा कराकर ले जाने के लिए अपने ससुर से अनुमति मांगने लगता है। जब लकड़हारा अपने दामाद को अपने घर पे देखता है तो उसकी खूब खातिरदारी करता है, उसकी खूब आव भगत और उसकी सेवा करता है ताकि उसे किसी भी बात का शिकायत न रहे। लकड़हारे की पुत्री जब अपने पति की यह बात सुनती है तो वह बहुत घबरा जाती है, क्योंकि वह अभी ससुराल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि शहरी युवक से वह काफ़ी घुल मिल गई थी और कुछ दिनों तक वह उसके ही साथ रहना चाहती थी और वह शहरी व्यक्ति भी उसे बहुत अधिक पसंद करता और उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था, जिसे वह जाने नहीं देना चाहता था। लोहार की पुत्री अच्छे से खाना बनाती है, अपने पति को खिलाती है और अपने पिता को भी खिला देती है। खाना खिलाने के बाद वह अपने पति को घर में सुला देती है और जब आधी रात्रि का समय होता है तब वह अपने मन में विचार करती है कि अपने पति के सामने मैं उस शहरी युवक से अपने घर पे तो नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे घर से बाहर जाकर उसे सारी बात बता देना चाहिए कि मेरा पति मुझे विदा कराकर ले जाने आया है, इसलिए मुझे घर से बाहर ही जाकर उसे मिलना होगा। और यही मन में विचार करते हुए वह घर से बाहर आधी रात के समय निकल जाती है। उसे घर से बाहर जाते समय उसका पति देख लेता है।
लकड़हारे की पुत्री उस शहरी युवक से मिलने चली जाती है और उससे मिलकर काफी समय बाद लौटती है। यह सब नज़ारा उसका पति देख रहा था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। और अगले दिन जब प्रातः काल हुई तो वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर लेकर चला गया। वह इसलिए अपने ससुर से कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपने ससुर को दुखी नहीं करना चाहता था, और दूसरा वह अपनी पत्नी को भी बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह उसकी छोटी सी भूल समझकर उसे भूल जाना चाहता था। अब लकड़हारे की पुत्री अपने ससुराल में जाकर रहने लगती है। उसे ससुराल में रहते रहते 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उसका प्रेमी वह शहरी युवक काफ़ी परेशान होने लगता है और मन में विचार करता है कि उसको देखे मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं और मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे उसके ससुराल में मिलने ही जाना पड़ेगा। और यही मन में विचार करते हुए वह उसके ससुराल के लिए भेष बदलकर चल देता है। उसने एक भिखारी का भेष बनाया था और भिक्षा मांगते मांगते वह उसके दरवाजे तक भी पहुंच जाता है। जैसे ही उसके दरवाजे पे वह भिक्षा के लिए आवाज़ लगाता है, वह लकड़हारे की पुत्री उसकी आवाज़ को तुरंत ही पहचान लेती है और भिक्षा लेकर बाहर आती है और उसे देखकर कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो उस नदी के किनारे बाग के पास आधी रात के समय मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने अवश्य ही आऊंगी। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चली जाती है। जब वह घर के अंदर जाती है तो उसका पति पूछता है कि कौन था। इस पर वह बोलती है कि कोई भी नहीं, वह तो एक भिखारी था जिसे मैं भिक्षा देने गई थी। इस पर उसका पति कुछ भी जवाब नहीं देता है, लेकिन उसे यह बात समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी अवश्य ही उससे कुछ छुपा रही है, और यही सोचकर वह चुप रह जाता है। जब आधी रात का समय होता है तब उसकी पत्नी अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती है। वह घर से बाहर जाने से पहले अच्छी तरीके से अपना श्रृंगार करती है। यह देखकर उसके पति को शक हो जाता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है। उसकी पत्नी घर से बाहर चली जाती है। तब उसका पति भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे जाता है, और जब वह जंगल के पास सरोवर के किनारे अपने उस प्रेमी से मिलने जाती है तो उसका पति छुप छुप के यह सब देखता रहता है। और जब वह अपने प्रेमी से मिलकर घर को वापस लौटती है तो उसका पति उससे पहले ही लौटकर घर में वापस आ जाता है। अब उसके पति ने उसके प्रेमी का चेहरा देख लिया था और मन में विचार करने लगा था कि मुझे तो इन दोनों को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा, तभी मैं इन्हें सबके सामने इस बात को साबित कर पाऊंगा। अगले दिन वह भिखारी फिर से उसके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आता है। तब उस लकड़हारे की पुत्री फिर से भिक्षा देने के बहाने अपने प्रेमी की आवाज़ सुनकर घर से बाहर जाती है और कहती है कि आज मैं फिर से तुमसे मिलने वहीं पे आऊँगी। तब वह भिखारी बोलता है कि नहीं, आज तो मैं तुम्हारे घर में ही रुकना चाहता हूँ। मुझे कोई ना कोई बहाना करके अपने घर में ही रोक लो, क्योंकि रात भर नदी के किनारे रहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। इस पर वह लकड़हारे की पुत्री बोलती है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें कोई बहाना करके अपने घर में ही रोक लेती हूँ। और यही मन में विचार करके उसने उस भिखारी को अपने पति से बोलकर अपने घर में ही रोक लिया। कहा कि यह भिखारी बहुत ही गरीब है और बहुत ही दूर से आया है, कृपया करके आप इसे एक दिन के लिए रहने दीजिए, अगले सुबह चला जाएगा। तब उसके पति ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो इसे अवश्य ही रुकने के लिए कमरा दे दो। तब उसने उस भिखारी को एक कमरे में सुला दिया। सभी भोजन के उपरांत जब सो गए तब वह लकड़हारे की पुत्री अपने पति के कक्ष से निकल के उस भिखारी के कमरे में जाने लगी। तब उसका पति भी उसके पीछे पीछे गया, और जैसे ही उसकी पत्नी उस भिखारी के पास गई, उसने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम एक चरित्रहीन स्त्री हो और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है उसे अपने पति के जीवन में रहने का कोई हक नहीं है।
जब मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें विदा कराकर लाने गया था, तब भी मैंने घर से बाहर तुम्हें किसी और से मिलने जाते हुए देखा था। लेकिन मैंने तुम्हारी पहली और आखिरी भूल समझकर उस बात को माफ़ कर दिया था। लेकिन अभी तक तुम ऐसा कर रही हो, इसलिए यह भूल माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए इसी वक्त इस भिखारी के साथ मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की इतनी बातें सुनकर वह लकड़हारे की पुत्री अपने पति के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मेरे पिता का दिल टूट जाएगा, मेरे पिता के मान सम्मान का क्या होगा। तब उसके पति ने कहा कि जब तुम ऐसा कर रही थी तब तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल नहीं आया, इसलिए अब मुझसे माफ़ी की उम्मीद बिल्कुल मत करना। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्त्री में यह 7 लक्षण दिखाई दे तो यह मान लेना चाहिए कि वह अपने पति से प्रेम नहीं करती और किसी पराये पुरुष से ही प्रेम करती है। इसलिए इन लक्षणों पे बहुत ही सावधानी से नज़र रखना चाहिए। सबसे पहला लक्षण, जो स्त्री अपने पति से दूर रहती है और अपने पति से दूर रहते हुए भी वे हमेशा प्रसन्न रहती है और कभी अपने पति को याद नहीं करती है, ऐसी स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं करती है या फिर प्रेम का सिर्फ दिखावा ही करती हैं। दूसरी बात, जिस स्त्री को अपने पति की कही हुई कोई भी बात पसंद नहीं आती है या अपने पति की हर बात कंकड़ की तरह चुभ जाती है, वह स्त्री भी अपने पति से प्रेम नहीं करती है। तीसरी बात, जो स्त्री अपने पति से हर छोटी बड़ी बात पे लड़ती झगड़ती रहती है, उसके हर छोटी छोटी बातों का विरोध करती है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति से प्रेम नहीं करती है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वे अपने पति के हर छोटी बड़ी बात का मान रखना बखूबी जानती है। चौथी बात, जो स्त्री अपने पति के कमाई के अनुसार खर्च नहीं करती है और उसका दुख बिना समझे ही तरह तरह की चीज़ों की मांग करते रहती है और अपने पति की स्थिति को नहीं समझती है, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति से नहीं बल्कि वस्तुओं से ही प्रेम करती हैं। पांचवा लक्षण, जो स्त्री बात बात पे अपने पड़ोसियों के घर जाकर अपने पति की निंदा करती हैं और सभी से अपने पति की बुराई करती चलती हैं, ऐसी स्त्रियां भी अपने पति के मान सम्मान को दांव पे लगाती हैं और अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं। क्योंकि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वे कभी भी पति के मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाएगी। पांचवी बात, जो स्त्री अपने ससुराल में किसी का भी सम्मान न करती हो, ना ही अपने सास ससुर का सम्मान करती हो और ना ही अपने पति का सम्मान करती हो, ऐसी स्त्री भी ना तो अपने पति से और ना ही किसी से भी प्रेम करती है। क्योंकि ऐसी स्त्रियां स्वार्थी होती हैं और स्वयं को ही अहमियत देने वाली होती हैं। प्रिय दर्शकों, सातवीं और सबसे आखिरी बात, जो स्त्री अपने पति के सामने किसी और पुरुष की बड़ाई करती हो या अपने पति के रहते हुए किसी और पुरुष के बारे में सोचती हो, ऐसी स्त्रियां भी चरित्रहीन होती हैं और ये अपने पति के सम्मान के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिन स्त्रियों में यह 7 लक्षण दिखाई दे, वह अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती हैं। क्योंकि जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, वह हर स्थिति में अपने पति का साथ निभाती है, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे धूप हो या छाँव हो, चाहे अमीरी हो या फिर गरीबी हो, वह किसी भी स्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ती और हर हाल में ही अपने पति का साथ निभाती है। ऐसी स्त्रियों को ही पतिव्रता स्त्री का सम्मान प्राप्त होता है और ऐसी स्त्रियां ही घर को स्वर्ग बनाती हैं और एक सुखमय जीवन अपने पति के साथ व्यतीत करती हैं और समाज में भी बहुत ही मान प्रतिष्ठित स्थान पाती हैं और सभी इन्हें सम्मान पूर्वक नज़र से देखते हैं। तो इसलिए ऐसी स्त्रियों के ऊपर ही यह कहानी है, जो अपने पति का मान सम्मान का जरा भी ध्यान नहीं रखती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।